जिद चाहिए जीतने के लिए, हारने के लिए तो एक डर भी काफी है। 2011 एक ऐसा साल था जो बादशाहत के अंत के तौर पर सामने आया। राजनीति हो या खेल, भारत में ऐसे ऐसे बदलाव हुए जिसने आगे की पूरी कहानी ही बदल दी। इस साल एक ओर भारत के 28 सालों का इंतजार खत्म हुआ तो दूसरी ओर देश में एक राज्य ऐसा था जहां लगभग 3.5 दशकों से एक ही दल की सत्ता चल रही थी। लेकिन 2011 में वो सिरे से उखड़ गया। रोमांच का वो साल बदलाव का साल था। नमस्कार, आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइड लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियां देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। आज कहानी साल 2011 की। पहले बात करते हैं राजनीतिक बदलाव की। किसी वक्त जयप्रकाश नारायण की कार के बोनट पर कूदकर सुर्खियों में आई युवा ममता ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो एक दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी। स्कूली दिनों से ही राजनीति में दिलचस्पी रखने वाली दीदी को 70 के दशक में पहली बार राज्य महिला कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। तब वे कॉलेज में ही पढ़ रही थी। लेकिन 2011 में ममता बनर्जी ने वो कर दिखाया जो एक युग की समाप्ति और नए युग की शुरुआत जैसा था। पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी साल 2011 में सत्ता में आई थी। ममता बनर्जी ने 34 साल के वामपंथी शासन को खत्म कर दिया था। तारीख 12 मई 2011, स्थान कोलकाता के काली घाट स्थित ममता बनर्जी का खपरेल की छत वाला 2 कमरों का कच्चा मकान। जैसे जैसे 2011 विधानसभा चुनावों के नतीजे आ रहे थे, मकान के बाहर जुटे तृणमूल कांग्रेस के हजारों समर्थकों में उत्साह का ज्वार बढ़ रहा था। लेकिन ममता बनर्जी का चेहरा बेहद शांत था। बावजूद इसके कि कांग्रेस से नाता तोड़कर अलग पार्टी बनाने के लगभग 13 साल बाद लेफ्ट को सत्ता से बाहर करने का उनका सपना पूरा होता नजर आ रहा था। साथ ही उनकी एक पुरानी कसम भी पूरी होने वाली थी। जब ये साफ हो गया कि टीएमसी भारी बहुमत से सत्ता में आने वाली है तो ममता जश्न मनाने की बजाय आगे की रणनीति बनाने में जुट गईं। ममता तब केंद्रीय रेल मंत्री थीं और उन्होंने विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ा था। चुनावी नतीजों के बाद ममता की प्रतिक्रिया भी काफी सधी हुई थी। उन्होंने कहा था, ये माँ, माटी और मानुष की जीत है। बंगाल के लोगों के लिए जश्न मनाने का मौका है, लेकिन साथ ही हमें उन लोगों को भी याद रखना होगा जिन्होंने इस दिन के लिए बीते 3 दशक के दौरान अपना बलिदान दिया है। दरअसल ममता उस दिन 18 साल पुरानी घटना को याद कर रही थी। जुलाई 1993 में उनके युवा कांग्रेस अध्यक्ष रहते राज्य सचिवालय राइटर्स बिल्डिंग अभियान के दौरान पुलिस की गोली से 13 युवक मारे गए थे। उस अभियान के दौरान ममता को भी चोटें आई थी। लेकिन उसके पहले उसी साल 7 जनवरी को नदिया जिले में एक मूक बधिर बलात्कार पीड़िता के साथ राइटर्स बिल्डिंग जाकर तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु से मुलाकात के लिए वो उनके चैम्बर के दरवाजे के सामने धरने पर बैठ गई थी। ममता का आरोप था कि राजनीतिक संबंधों की वजह से दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तब वो केंद्रीय राज्य मंत्री थी, लेकिन बसु उनसे मुलाकात नहीं की थी। बसु के आने का समय होने पर जब लाख मान मनोबल के बावजूद ममता वहां से टस से मस होने को राजी नहीं हुई, तब उनको और उस युवती को महिला पुलिसकर्मियों ने घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे उतारा और पुलिस मुख्यालय लाल बाजार ले गए। इस दौरान उनके कपड़े भी फट गए। ममता ने उसी दिन मौके पर कसम खाई थी या वो मुख्यमंत्री बनकर ही इस इमारत में दोबारा कदम रखेंगी। उन्होंने अपनी कसम को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। आखिर 20 मई 2011 को करीब 18 साल बाद उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर ही इस ऐतिहासिक लाल इमारत में दोबारा कदम रखा। पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु तो ममता की राजनीति से इतने चिढ़ते थे कि उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से उनका नाम तक नहीं लिया था। इसकी बजाय वे हमेशा ममता को वह महिला कहकर संबोधित करते थे। लेकिन ममता बनर्जी ने अपनी लंबी संघर्षपूर्ण राजनीति से ज्योति बसु की विरासत संभाल रहे बुद्धदेव भट्टाचार्य को दोबारा सीएम बनने नहीं दिया। ममता बनर्जी का राजनीतिक सफर 21 साल की उम्र में साल 1976 में महिला कांग्रेस महासचिव पद से शुरू हुआ था। साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनावों में
पहली बार मैदान में उतरी ममता ने माकपा के दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को पटखनी देते हुए धमाके के साथ अपनी संसदीय पारी शुरू की थी। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान उनको युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। वो कांग्रेस विरोधी लहर में 1989 का लोकसभा चुनाव हार गई, लेकिन इससे हताश हुए बगैर अपना पूरा ध्यान उन्होंने बंगाल की राजनीति पर केंद्रित कर लिया। साल 1991 के चुनाव में वो लोकसभा के लिए दोबारा चुनी गई। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस साल चुनाव जीतने के बाद पीवी नरसिंह राव मंत्रिमंडल में उन्हें युवा कल्याण और खेल मंत्रालय का जिम्मा दिया गया, लेकिन केंद्र में महज 2 साल तक मंत्री रहने के बाद ममता ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक विशाल रैली का आयोजन किया और मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तब उनकी दलील थी कि वो राज्य में माकपा की अत्याचार के शिकार कांग्रेसियों के साथ रहना चाहती है। बाद में ममता अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में रेल मंत्री भी रही, लेकिन उनकी असली ख्वाहिश 2011 में पूरी हुई। 2011 ने बंगाल की राजनीतिक परिस्थितियां तो बदली। देश की राजनीति में तीसरे धड़े के सबसे मजबूत समझे जाने वाले लेफ्ट के हाथ से उनका सबसे बड़ा राज्य छीन लिया। दरअसल बंगाल में लेफ्ट पहली बार सत्ता में 1977 में आई। ज्योति बसु सीएम बने। नवंबर 2000 तक ज्योति बसु ही सीएम रहे। उनके बाद बीच कार्यकाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य सीएम बने। 2001 में चुनाव हुआ तो लेफ्ट ही जीता। बुद्धदेव भट्टाचार्य दूसरी बार सीएम बने। 2006 में भी यही जारी रहा। बुद्धदेव भट्टाचार्य तीसरी बार भी सीएम बने, लेकिन ये आखिरी बार हुआ। उसके बाद से ना बुद्धदेव भट्टाचार्य सत्ता में लौट सके और ना ही उनकी पार्टी। 2011 में ममता भारी बहुमत से सत्ता में आ गई और उसके बाद से बंगाल से लेफ्ट का सफाया होता गया। 34 सालों तक बंगाल में एक छत्र शासन करने वाली लेफ्ट को 2021 विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने 28 सालों का सूखा खत्म किया था, यानी वनडे में वर्ल्ड कप। 1983 की जीत के बाद हर चौथे साल करोड़ों भारतीयों की जागती उम्मीदों पर पानी फिरता रहा था। इस बीच पाकिस्तान और श्रीलंका ने एक बार वर्ल्ड कप जीत लिया था, तो ऑस्ट्रेलिया ने 4 बार विश्व कप पर कब्जा किया था। इसके बाद आता है 2011। 2007 के T20 वर्ल्ड कप में जीत के बाद अचानक सबको लगने लगा था कि हम जीत सकते हैं। हुआ भी यही। 2 अप्रैल 2011 को कौन भूल सकता है। इसी दिन टीम इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इतिहास रचा था। भारतीय टीम ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को फाइनल में 6 विकेट से हराकर 28 साल बाद दूसरी बार वनडे वर्ल्ड कप पर कब्जा जमाया था। ये तीसरी बार था जब विश्व कप भारतीय उपमहाद्वीप में आयोजित किया गया। 1987, 1996 और 2003 में विश्व कप में बेहद करीब पहुंचने के बावजूद विश्व कप को हथिया ना पाने की टीस पूरी तरह से इस विश्व कप में दिखाई पड़ी। साथ ही विश्व कप 2007 में बांग्लादेश के खिलाफ मिली हार का बदला भी असल मायनों में इसी विश्व कप में लिया गया। भारत ने बांग्लादेश के साथ खेलते हुए ग्रुप मैच में वीरेंद्र सहवाग के 175 रनों की बदौलत 373 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया और बांग्लादेश को बुरी तरह हराकर 2007 की हार का असल मायनों में बदला लिया गया। भारत के सामने जो भी टीम आई उसे भारत ने बुरी तरह धोया। भारत ने इस विश्व कप में एकमात्र मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ गंवाया था, लेकिन जिस प्रकार की शुरुआत भारतीय टीम ने इस मैच में की थी उससे एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत उस मैच में 400 पार बनाएगा। भारत की पारी की शुरुआत करने उतरे सचिन और सहवाग ने अफ्रीका के प्रसिद्ध गेंदबाजों स्टेन और मॉर्ने मॉकेल की जमकर बखिया उधेड़ी, लेकिन अंतिम ओवरों में भारतीय टीम लड़खड़ा गई। भारत की पारी 293 रनों पर ही रुक गई। साउथ अफ्रीका के पॉर्नेल ने आशीष नेहरा के पारी के आखिरी ओवर में ताबड़तोड़ रन बनाते हुए भारत के हाथों से मैच छीन लिया। भारत ने इस मैच के बाद किसी मैच में हार का मुंह नहीं देखा। पाकिस्तान को क्वार्टर फाइनल में हराते हुए भारत की मुलाकात 3 बार के विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया से हुई। भारत ने इस मैच को बड़ी आसानी से जीतते हुए ऑस्ट्रेलिया को बाहर का रास्ता दिखाया। भारत का फाइनल में मुकाबला श्रीलंका से हुआ।
भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कुलशेखरा की गेंद पर छक्का लगाते हुए विश्व कप भारत के नाम किया। इस तरह भारत ने दूसरी बार क्रिकेट विश्व कप अपने नाम किया। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर मिलूंगी अगली कहानी के साथ, यानी साल 2012 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइड लाइव। नमस्कार।